तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एल्फ्रेडन किंगडम में अब लगभग सिविल वार होने के कगार पर था और वहीं पास के किंगडम एडोनिया के राजा गौसीलिया ने ये मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने प्रिंस जूलियस के साथ मिलकर प्लान बनाने की सोची कि एल्फ्रेडन किंगडम में सिविल वार के दौरान घात लगाकर हमला किया जाए। लेकिन प्रिंसेस जोरा का मानना था कि उन्हें एल्फ्रेडन पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि अमिडोनिया अभी खुद भी बेहद गरीब थी। उधर हाल में फसल की रिपोर्ट सौमा को सौंपने के बाद हाकुओ ने घोषणा की कि खाने का संकट लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब वो अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल सौमा का अगला चरण दूसरे देशों को जीतने का इरादा था। इसी बीच गाइल किंगडम ने अमिडोनिया के सभी जनरलों को इकट्ठा किया ताकि एल्फ्रेडन पर हमले की तैयारी की जा सके। उनका टारगेट था एल्फ्रेडन किंगडम के फसल वाले एरिया पे, लेकिन कोबेट नाम के एक सिविल ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राजा का जूता उसके चेहरे पर आ पड़ा। इसके बावजूद वो बोलने की कोशिश करता रहा कि अगर उनका देश बिना किसी हेल्प के सौमा के साम्राज्य पर हमला करेगा तो उनकी काफी आलोचना होगी। और इसका कारण था कि सभी देशों ने एक मानव घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य था साम्राज्य के डीमन जनजाति से लड़ना। और डिटेल में बोले तो उस मानव घोषणा का मेन टारगेट ये था कि डीमन लॉर्ड के एरिया में कोई भी सेना ना भेजी जाए। साम्राज्य जिसके पास आइलैंड का सबसे बड़ा एरिया और सबसे ताकतवर सेना थी, वो राक्षसों और डीमन को रोकता था और मानव जाति की आपसी लड़ाइयों को छोड़कर उन्हें एकजुट होना था। उस घोषणा में 3 नियम थे। एक नियम कहती थी कि इंसानों के बीच लड़ाई में राज्य की सीमाओं में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर वो एल्फ्रेडन पर एक तरफा हमला करते हैं तो दूसरे साम्राज्य इसमें हेल्प कर सकते हैं एल्फ्रेडन का, क्योंकि बाकी देशों को अभी डीमन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, न कि एक दूसरे को जीतने में लगना चाहिए। हालांकि एल्फ्रेडन ने कभी भी डीमन के खिलाफ लड़ाई में किसी और देश के साथ गठबंधन नहीं बनाया था। इसीलिए जूलियस का मानना था कि एल्फ्रेडन पर हमले का डीमन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कोबेट को उसके पद से हटा दिया गया। इसी बीच सौमा ने 3 ड्यूक्स से कांटेक्ट किया और उसने स्पष्ट ये ऐलान किया कि अगर अब से वो उसके आदेश को नहीं मानेंगे तो वो उन्हें गद्दार मानेगा। एक डचेस ने पूछा कि सौमा उन तीनों ड्यूक्स के एरिया का क्या करेगा। सौमा ने कहा कि अगर वो मान जाएंगे तो वो उनके एरिया को नहीं छुएगा, लेकिन उनकी सेनाओं को इंपीरियल गार्ड्स में मिला दिया जाएगा और एक नई बेहद पावरफुल सेना बनाई जाएगी। साथ ही वो 3 ड्यूक्स के एरिया में सेना बनाए रखने का स्पेशल पावर भी समाप्त कर देगा। ड्यूक्स ने सौमा की सोच की काफी प्रशंसा की। फिर उसी डचेस ने सौमा से उस नए शहर के बारे में पूछा जिसे वो बनाने की सोच रहा था। शायद उसे डर था कि ये नया शहर उसके एरिया को अफेक्ट करेगा, इसीलिए उसने पहले ही बॉर्डर खींच दी थी। सौमा से काफी एक संतोषजनक उत्तर मिलने पर डचेस ने सौमा के पक्ष में वोट किया, लेकिन वागास और कास्टर ने अब भी सौमा के साम्राज्य का राजा मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 सैनिकों ने ही ड्यूक का समर्थन किया और बाकी सेना को उसने बुलाया भी नहीं। इससे साफ था कि ड्यूक वागास ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। वहीं कामी की पैदल सेना कास्टर की वायु सेना के साथ मिलकर सौमा को गद्दी से हटाने की तैयारी कर रही थी। उनका इरादा लीसिया के पिता को वापस लाकर पुराने राजा को बहाल करना था। हालांकि वो आमने सामने खड़े थे, फिर भी वो काफी शांति रवैया दिखा रहे थे और विरोधी के बारे में सोच रहे होते हैं। इसके बाद तुरंत लीसिया ने अपना पोनीटेल काट दिया ताकि सौमा का समर्थन करने का अपना संकल्प दिखा सके। उसके लीडर ड्यूक कमाया ने भी इसे एक्सेप्ट किया। कमाया और वगास के ग्रुप से निकलने के बाद यूना अचानक ही वाटर में प्रकट हुई और तब पता चला कि यूना इस बुजुर्ग डचेस वाटर की पोती थी। यूना ने वाटर को बता दिया कि सौमा एक साफ सुथरा और ईमानदार राजा है। ये सुनकर वाटर ने तुरंत ही सौमा को एल्फ्रेडन का आधिकारिक राजा मान लिया। अब सौमा को अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, सभी हमेशा उसके साथ हैं और वो उसके साथ ही रहेंगे। इसी बीच गाइल किंगडम ने अमिडोनिया से 30,000 सैनिकों की सेना लेकर यूसेन गॉर्ज के रास्ते एल्फ्रेडन की सीमा में इंटर किया। उसका पहला टारगेट था एंटामाइरा शहर, जो बॉर्डर एरिया में स्थित था। चूंकि एंटामीरा का लॉर्ड गाइल से लड़ना नहीं चाहता था, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन शहर के अंदर अब भी कई सारे एल्फ्रेडन निवासी थे जो अमिडोनियन सेना का विरोध करना चाहते थे। वो 2 ग्रुप में बट गए, एक युद्ध विरोधी ग्रुप और दूसरा था अंत तक लड़ने वाला ग्रुप। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। लॉर्ड गाइल के पास थोड़ा समय मांगने आया, लेकिन गाइल को किसी की परवाह नहीं थी। उसने कह दिया कि वो कभी भी हमला कर सकता है। यह सुनकर लॉर्ड बस सिर झुकाकर कांपने लगा। उसने कहा कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो वो शहरवासियों की राय को जल्दी से जल्दी जुटा लेगा। रणनीतिक सलाह मिलने के बाद गाइल ने सोचा कि शहर के द्वार खुलने का इंतजार कर लेना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो उन्हें जबरदस्ती तोड़े। इस तरह उसकी सेना को भी भारी नुकसान से बचाया जा सकता था। उधर सौमा की सेनाएं कामाया की पैदल सेना के साथ मिलकर जोरदार युद्ध में उतर चुकी थी। सिर्फ एक रात में ही सौमा ने सभी सैनिकों को जादू का इस्तेमाल करके काई के किले के सामने ही एक किला बनाने का ऑर्डर दिया। वहीं उस चूहे जैसी पूंछ वाली लड़की के मुताबिक इसे 1 नाइट कैसल प्रोजेक्ट कहा जाता था, जो सौमा की योजना थी।
सचमुच सौमा हमेशा ऐसे असाधारण काम ही सोचता और करता था जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं होती थी। तीनों ड्यूक्स के साथ बातचीत असफल होती है। उसने तुरंत 10,000 इंपीरियल गार्ड्स को किला बनाने का ऑर्डर दे दिया। यह किला जमीन पर खड़े एक विशाल गैंडे के जहाज जैसा दिखता था, लेकिन कामी की सेना कई सारी तोपें लेकर आई और सौमा के किले पर बमबारी शुरू कर दी और उम्मीद के मुताबिक पहले ही गोले ने किले में बड़ा छेद कर दिया। फिर लगातार गोले बारिश की तरह गिरने लगे। तभी कुछ डार्क एल्फ जनजाति के योद्धा तुरंत सौमा की तरफ से लड़ने आ गए, क्योंकि वो पहले आए भूकंप में सौमा की मदद का बदला चुकाना चाहते थे। एल्फ प्रजाति के योद्धा बेहद ही ताकतवर थे। वो सिर्फ धनुष और तीर से बड़े से तोप के गोले को उड़ा देते थे। उनका कहना था कि इन्हें मारना तो बाजों को मारने से भी आसान है। इसके तुरंत बाद लुरविन ने किले से घुड़सवार सेना को बाहर निकालकर कामी के तोप खाने को नष्ट कर दिया। सैनिक तूफान की तरह बाहर निकल पड़े। तेजी से सभी लड़ने को काफी एक्साइटेड थे। ताकत से भरे हुए उनका एक ही टारगेट था, उन लोगों को हराना जो वहां की शांतिपूर्ण जिंदगी को तोड़ने आए थे। उन्होंने आग के जादू का इस्तेमाल करके तोपों को जला दिया। शुरुआत में ही इतनी गूंजती हुई सफलता मिलना भला कौन रोक सकता था। उधर ड्यूक कमाया भी बेहद चिंतित हो गया जब उसके लोग यहाँ की रिपोर्ट लेकर पहुंचे और वो करप्ट रईस जो कामी से जुड़े हुए थे अपनी सेना को इस नुकसान में देखकर गहरे संकट में आ गए। फिर भी कामी को पूरा विश्वास था कि सौमा इस युद्ध को जीत नहीं सकता। इसका कारण साफ था, उसके पास 40,000 सैनिक थे जबकि सौमा महज 10,000 सैनिक लेकर आया था। वहीं इधर गेल्स देर दोपहर तक इंतजार करता रहा, लेकिन एंटीमुरा के लॉर्ड की वापसी नहीं हुई। अंततः उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो शहर पर हमला करने की तैयारी करे, लेकिन जैसे ही वो पूरे फोर्स के साथ असॉल्ट का ऑर्डर देने ही वाला था, लॉर्ड अचानक शहर के बाहर भागते हुए आया। गेल्स को जब ये पता चला कि लॉर्ड अब तक शहर के लोगों को सिटी गेट्स खोलकर सरेंडर करने के लिए मना नहीं पाया, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना कोई देर किए अपनी तलवार खींची और गुस्से में कहा कि वो स्पाइट ऑफ लॉर्ड का सिर काट देगा। गेल्स के अनुसार अब भी इस राज्य में कुछ ऐसे ग्रुप मौजूद थे जो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे, और चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। लॉर्ड ने तुरंत एक सोने का ढेर निकालकर गेल्स से विनती की कि वो बस एक दिन और इंतजार कर ले। यह सुनकर गेल्स ने उसे अगले दिन दोपहर तक की अंतिम लिमिट दी, जब तक पास खड़े दो पेड़ों की परछाई एक दूसरे को छू ना ले। अगर उस समय तक सरेंडर नहीं हुआ तो वो पूरे फोर्स के साथ असॉल्ट शुरू कर देगा। असल में डचेस वॉटर ने ही लॉर्ड को ये निर्देश दिया था कि वो गेल्स को धोखा देकर थोड़ा समय मांग ले। उसका मानना था कि अब यहाँ पर टाइम सोने जितना कीमती है, और अगर वो सोना देकर कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका उद्देश्य था कि सौमा के रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना, जब वो कामी और कैस्टर दोनों को हरा देगा। उधर भोजन के समय के और हारू वहां ड्यूटी पर खड़े सैनिकों को चिढ़ा रहे होते हैं। के को इस बात की बेहद खुशी थी कि हारू ने सौमा का साथ चुना और उसके साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया। दूसरी तरफ ड्यूक कास्टर अब भी यही सोचकर बैठा था कि सौमा की सेना उसके फोर्ट्रेस पर हमला करेगी और वहीं वो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दोबारा से सोचने पर उसने मान लिया कि सौमा एक बहुत ही प्रभावशाली राजा है, लेकिन अब सरेंडर करना उसके लिए बेहद ही अपमानजनक होता। इसीलिए उसने तय कर लिया कि वो लड़ाई जारी रखेगा। इसी बीच काना वापस लौटी और कास्टर को रिपोर्ट दी कि सौमा की सेना उनके फोर्ट्रेस के पास दिखाई दी है। लेकिन सभी तब बहुत हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि सौमा ने एक बैटलशिप में पहिए लगवाकर और विशालकाय राक्षसों से उसे खिंचवाकर किनारे पर चढ़ा दिया है। कुछ देर के बाद सौमा ने कास्टर को कॉल किया और जल्दी सरेंडर करने को कहा, लेकिन कास्टर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद सौमा ने बिना देर किए बैटलशिप से सीधे उसके फोर्ट्रेस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। कास्टर जोर से हंस पड़ा और बोला कि सौमा वास्तव में बहुत ही बहादुर है, जो हमेशा से ऐसे साहसी भरा काम करता है। थोड़ी और बातचीत के बाद भी नतीजा वही रहा। कास्टर ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया और सौमा ने वहीं पर कॉल कट कर दी। कास्टर ने काना को आदेश दिया कि ड्रैगन्स पर सवार होकर एयरफोर्स को बाहर निकाले और मुकाबले में उतरे, लेकिन काना को जल्दी सौमा के बैटलशिप के एंटी एयरक्राफ्ट हमलों से भारी परेशानी होने लगी। उसने ऊपर से बम गिराने का ऑर्डर दिया, मगर इससे पहले कि उनकी पूरी टीम कुछ कर पाती, सौमा की आर्टिलरी ने बहुत ही तेज हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के चलते काना ने अपने सैनिकों को डिस्पर्स होने को कहा और अपनी जान बचाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने सोचा कि उन्हें ब्लाइंड स्पॉट से हमला करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जीत की संभावना अधिक होगी। युद्ध मशीन की असली कमजोरी थी उसके पहिए। ये समझते ही उसने सभी को एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। उनका इरादा साफ था, सौमा को पकड़ना और उसे खत्म कर देना। लेकिन काना के मन में थोड़ी खटास और अफसोस भी था। उसे लीसिया की मदद करनी चाहिए थी, न कि आज की तरह उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहिए था। और आखिरकार कड़ी मेहनत और निरंतर हमलों के बाद काना और उसकी एयरफोर्स ने बैटलशिप के कैनन्स को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। लेकिन जब वो जहाज पर चढ़े तो भीतर कोई नहीं था। असल में सौमा ने पपेट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करके बैटलशिप को दूर से कंट्रोल किया था।
तभी कॉनर को समझ आया कि वो सौमा के जाल में फंस चुकी है। ये सब जानबूझकर इस तरह से रचा गया था ताकि उनकी स्क्वाड फोर्ट्रेस से बाहर निकले और इस दौरान सौमा अपनी सेना के साथ कास्टर के फोर्ट्रेस में प्रवेश कर सके और सीधे अंदर जाकर उससे भिड़ सके। इस समय सौमा और कास्टर आमने सामने थे। सौमा ने उससे आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि वो सरेंडर कर दे ताकि लड़ाई टल सके, लेकिन कास्टर ने तुरंत मना कर दिया। सौमा के ऑर्डर पर एशिया ने तलवार खींची और कास्टर से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन कास्टर सदियों से जिंदा एक काफी एक्सपीरियंस योद्धा था, इसीलिए एशिया को उससे लड़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा कि वो अपने राजा से बहुत प्रेम करती है और हमेशा राजा और राजकुमारी के साथ रहना चाहती है। कास्टर ने उसकी वफादारी की सराहना की, लेकिन चेतावनी दी कि अब उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्थिति बेहद ही खतरनाक है। ये कहते हुए कास्टर ने तलवार घुमाकर एशिया को हराने की कोशिश की। तभी सौमा ने अपना पपेट और लिसिया को आगे भेजकर एशिया की मदद की और एशिया ने एक वार करते हुए कास्टर को हरा दिया। जमीन पर गिरते हुए कास्टर ने अपने आखिरी जिद्दी शब्द कहे कि उसने अंत तक पूरी ताकत से लड़ाई की है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। कास्टर की हार के बाद लिसिया ने उसे समझाया कि सौमा एक काफी अच्छा राजा है। सौमा ने बाहर देखा तो घना सफेद धुआं उठ रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि बैटलशिप फट चुका है और एयर फोर्सेस वापस लौट रही है। समय कम था, इसीलिए उसे तेजी से आगे बढ़ना था। उसने कास्टर की गर्दन में स्लेव कॉलर डाल दिया, जो अगर वो सौमा के ऑर्डर का पालन ना करे तो उसकी गर्दन को कस देगा। लेकिन लिसिया ये नहीं चाहती थी, लेकिन ये करना काफी जरूरी था क्योंकि कास्टर ने पहले भी उसके और सौमा के साथ विश्वासघात किया था। वहां पर काना आई और अपने पिता को स्लेव कॉलर पहने देखकर सौमा पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन लिसिया ने उसे रोक दिया। अपने पिता की हार देखकर काना ने भी तुरंत सरेंडर कर दिया। फिर उसे भी अपने पिता की तरह स्लेव कॉलर पहनाया गया। इसके बाद सौमा ने टोमा की तरफ मुड़कर कहा कि अब से वो एयरफोर्स का जनरल होगा और इंपीरियल्स गार्ड के अंडर रहकर वो इस सेना को लीड करेगा। फिर वो और एयरफोर्स सीधे काई के फोर्ट्रेस की ओर उड़ चले। करीबी मित्र होने के नाते लिसिया ने सौमा को सुझाव दिया कि वो काना को कॉन्क्यूबाइन बना ले ताकि उसे पनिशमेंट से बचाया जा सके, लेकिन सौमा ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि राजा के विरुद्ध अपराध करने वाला चाहे अपराधी पिता हो या बेटी, दोनों को समान पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसके तुरंत बाद एयरफोर्स के नाइट्स ने काई के फोर्ट्रेस पर बमबारी शुरू कर दी और मजबूर होकर कामी को हार माननी पड़ी और उसने अपनी सभी सेनाओं को सरेंडर का ऑर्डर दिया और साथ ही उसने अपने साइड के करप्ट रईसों को भी पकड़कर सौमा के हवाले कर दिया। कामी के गले में भी स्लेव कॉलर डाल दिया गया। सौमा के साथ बाकी सभी को भी कामी की ओर से सरेंडर की खबर भेज दी गई, लेकिन कमाया को तब बहुत हैरानी हुई जब उसने सुना कि सौमा सीधे वेस्ट की ओर सेना लेकर जा रहा है। असल में राजा का निशाना और भी बड़ी मछली थी। तब कमाया ने हंसते हुए कहा कि यह अच्छा है, राजा और राजकुमारी को मिलकर इस बूढ़े शरीर पर जीत हासिल करनी चाहिए। दरअसल भ्रष्ट नोबल्स ने मिलकर विदेशों से भाड़े के सैनिकों को बुलवाया था ताकि सौमा को गद्दी से हटा सके। इसीलिए कामी ने बगावत का नाटक रचा था ताकि वो सभी एक जगह इकट्ठा हो और वो उन्हें पकड़ सके। अपने कमरे में बैठे कामी को लग रहा था कि शायद ये उसके यहाँ रहने का आखिरी समय है। उसने अपने फादर एनबिच द्वारा दी गई वाइन की बोतल खोली। उसे अफसोस था कि वो प्रिंसेस लिसिया को सबसे शानदार शादी के जोड़े में नहीं देख पाएगा। ये भी सामने आया कि हारू के पिता ने ही कामी की सारी प्लान्स की खबर सौमा तक पहुंचाई थी। साथ ही ये भी पता चला कि काना और उसका पिता वो भी उसकी बगावत में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें असली प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर गेल्स और जूलियस ने आधा दिन इंतजार किया, लेकिन आंट मेरा से सरेंडर की कोई खबर नहीं आई। वो शहर पर हमला करने का ऑर्डर देने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्होंने डचेस वॉटर को शहर की दीवार पर खड़े देखा। तभी उन्हें शक हुआ कि वॉटर शायद सौमा से मिला हुआ है। जूलियस ने चेतावनी दी कि ये एक जाल हो सकता है और उन्हें तुरंत ही पीछे हट जाना चाहिए। वॉटर ने जादू का इस्तेमाल करके एक बड़ा जादुई स्क्रीन बनाया ताकि गेल्स सौमा से सीधे बात कर सके और शहर के लोग भी सब सुन सके। सौमा ने ऐलान किया कि उसने गृह युद्ध खत्म कर दिया है, लेकिन वो अभी तलवार नीचे नहीं रख सकता क्योंकि डचेस ऑफ एमिडोनिया ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इस देश की सीमा में घुस आया है। ये सुनते ही लोग घबरा गए, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। सौमा ने बताया कि एमिडोनिया और बाकी ड्यूक्स की एक गंदी साजिश है। वो चाहते हैं कि सौमा और तीनों ड्यूक्स आपस में लड़े और एमिडोनिया इसका फायदा उठाए। सौमा ने लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, कि ऐसे लोग बिना सजा पाए चले जाएं और क्या उनके काम माफ करने योग्य हैं। भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। तभी सौमा ने साफ ऐलान किया कि किंगडम ऑफ एल्फ्रेडन अब डची ऑफ एमिडोनिया के खिलाफ युद्ध करेगा। शहर के बाहर खड़े गेल्स ने ये सुना और गुस्से में चिल्लाया कि सौमा एक छोटा सा बच्चा है जो 3 पीढ़ियों से चले आ रहे शाही परिवार के सपनों को जंगली पने कहने की हिम्मत करता है।
तब सोमा ने उसे बताया कि वो सेना लेकर वेस्ट की ओर बढ़ रहा है और उसका निशाना डची ऑफ अमिडोनिया की कैपिटल वैन होगी। उसने चेतावनी दी कि जब तक गेल्स बाहर हिचकिचा रहा है उसकी सेना गेल्स के देश को जला डालेगी। सोमा ने यह भी कहा कि गेल्स का एल्फ्रेडन में घुसना एक इन्वेजन है और इसी वजह से वो एल्फ्रेडन के सभी लोगों की ओर से अमिडोनिया पर आधिकारिक युद्ध की ऐलान करता है। जब गेल्स को पता चला कि सोमा सीधे अमिडोनिया जा रहा है तो वो घबरा गया और उसने ऑर्डर दिया कि पूरी सेना तुरंत लौटकर किंगडम की रक्षा करे। जोरो के बटलर ने भी उसे सोमा की सेना की हमले की खबर दी। गेल्स ने अपनी सेना को अमिडोनिया की रक्षा के लिए एक खाई पार करने का ऑर्डर दिया, लेकिन डची ऑफ अमिडोनिया की प्रिंसेस पहले ही समझ चुकी थी कि सोमा की चाल यही होगी और सबसे तेज रास्ता उडेन जॉर्ज से होकर है। सोमा ने यह अंदाजा लगाकर वहां पहले से ही सैनिक तैयार कर दिए थे। नतीजा ये हुआ कि अमिडोनिया की सेना जाल में फंस गई और उन्हें संभलने का समय भी नहीं मिला। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमला शुरू होने से पहले ही 5 लाख की सेना में से लगभग 4 लाख खत्म हो गए थे। किसी तरह राजा ने भोजन और सैनिक जुटाकर 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन जब वो मैदान में पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही एल्फ्रेडन किंगडम के झंडे लगे हुए थे। गेल्स को लगा कि कैपिटल गिर गई, लेकिन जूलियस ने किले की ओर इशारा किया जहां अब भी डची ऑफ अमिडोनिया के झंडे लहरा रहे थे। गेल्स ने राहत की सांस ली और ऑर्डर दिया कि जल्दी से इन दुश्मनों को हराकर किले में लौटे, लेकिन सोमा को रिपोर्ट मिली कि गेल्स सीधा यहाँ हमला करने आ रहा है और उसी टाइम सोमा की सेना पहले से वहां पहुंच चुकी थी और उसी समय सोमा ने तुरंत सभी सैनिकों को आदेश दिया। झंडा 2 बार लहराया गया और संकेत मिलते ही सैनिकों ने वी आकार की फॉर्मेशन बना ली। बीच में इंपेरियल गार्ड्स और गार्ड कैवेलरी थे। बाईं तरफ जनरल गिब्सन और दाईं ओर प्रिंसेस लीसिया थी। एशिया के समर्थन के साथ सब अपनी अपनी जगह पर लड़ाई करने के लिए तैयार थे। सोमा और काना ऊपर से हालात देख रहे थे, जबकि नीचे दोनों सेनाओं की भिड़ंत हो चुकी थी। गेल्स के सैनिक रास्ते में कई दिनों की घात का सामना करके थक चुके थे, इसीलिए सोमा की सेना ने आसानी से उन्हें भारी हार दे दी। सोमा के सैनिक थोड़ा सा हमला करके एमिडोनिया के पूरे दस्ते को गिरा सकते थे। ऊपर से सब देखते हुए सोमा कुछ सोच रहा होता है। वहां पर कॉनर आया और पूछा कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जैसे उसका मन कहीं और हो। सोमा ने मुस्कुराकर कहा कि राजा का असली काम तो लड़ाई से पहले और बाद में होता है। उसने ये भी कहा कि अगर उसकी सेना हार गई तो उसे अपने सिर की बलि देकर अपने जनरलों से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर काना चौंक गई और पूछ बैठी कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। तब सोमा ने उसका मुंह ढकते हुए कहा कि शायद वो इम्पोस्टर है, क्योंकि वो एक राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। फिर सोमा ने खुद को कावर्ड कहा। उसने स्वीकार किया कि वो मरना नहीं चाहता और ना ही चाहता है कि लोग युद्ध में मारे जाएं। सोमा ने काना को बताया कि ये पहली बार है जब उसने इतने बड़े स्तर की लड़ाई खुद कमांड की है और बैटलफील्ड पर सैनिकों के बलिदान का मंजर देखकर उसका मन भारी हो गया। इधर जब अपनी हालत खराब देखी तो गेल्स ने अपने बेटे जूलियस से कहा कि वो तुरंत भाग जाए, लेकिन जूलियस अपने पिता को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी वंश को बचाने के लिए उसे जाना पड़ा। गेल्स खुद सोमा की सेना से लड़ते हुए अपने बेटे के भागने का रास्ता साफ करने के लिए वहीं पर रुका, लेकिन एक सच्चे बेटे की तरह जूलियस ने कहा कि वो दुश्मन को रोकने की कोशिश करेगा ताकि पिता भी भाग सके, पर गेल्स ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि शायद सोमा का असली निशाना उसका सर है, बस उसका सर काट देने से एमिडोनिया हार जाएगा। जूलियस को उम्मीद नहीं थी कि सोमा यहाँ तक सिर्फ उसके पिता को मारने आया है। ज्यादा बात ना करते हुए गेल्स ने जूलियस को जल्दी जाने को कहा, लेकिन जूलियस बिल्कुल भी अपने पिता को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था। गेल्स ने कहा कि ये राजा का ऑर्डर है, अगर वो नहीं रहेगा तो देश का क्या होगा। हालांकि मन नहीं था, जूलियस को जाना पड़ा। घोड़ा मोड़ने से पहले उसने अपने पिता से आखिरी बार माफी मांगी और फिर कैपिटल की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद राजा गेल्स ने घोड़े पर चढ़कर हमला किया। उसका एक ही लक्ष्य था, किंग सोमा का सर काटना। सोमा को खबर मिली कि एमिडोनिया की मुख्य सेना पीछे हट गई है और राजा गेल्स पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। सोमा का ऑर्डर मिलते ही काना ने अपने पंख फैलाए और उससे लड़ने निकल पड़ी। लुरविन एक दस्ते के साथ आगे बढ़ा। सामने राजा गेल्स को पहचानते ही उसने घोड़ा दौड़ाया और भाला सीधे उसके सीने में दे मारा, लेकिन अफसोस वो राजा का हमशक्ल निकला। उधर काना ने गेल्स से टक्कर ली। उसने ऐलान किया कि उसका लक्ष्य सिर्फ किंग सोमा का सिर है। वो यहाँ 3 पीढ़ियों के रॉयल फैमिली की इच्छा पूरी करेगा। काना भी ठान चुकी थी कि गेल्स का सर लेकर सोमा के सामने वो पेश करेगी, लेकिन गेल्स ने उसे आसानी से पछाड़ दिया, जबकि उसके पास ड्रैगन ह्यूमन की ताकत थी। ये देखकर सोमा को अपना पपेट लेकर उसकी मदद के लिए कूदना पड़ा। इसे देखकर गेल्स और भी जोश में आ गया और बोला कि वो किसी पपेट से इतनी आसानी से नहीं हारेगा। सोमा भी कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसने खुद को सोमा बताते हुए पूछा कि क्या वही है जिसने उसके राज्य को रौंदा है। गेल्स ये सुनते ही बोला कि असल में एल्फ्रेडन भी एमिडोनिया का हिस्सा था, तो अपने ही इलाके में कदम रखने में शर्म कैसी। फिर वो सोमा की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन पपेट ने उसे रोक लिया। सोमा ने काना को तुरंत ही हमला करने का ऑर्डर दिया और काना ने फायर टाइप का हमला करके पपेट को विस्फोट से उड़ा दिया। साथ ही गेल्स भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन काना भी इस धमाके से दूर जाकर गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। सोमा तुरंत ही उसकी ओर दौड़ा, लेकिन
लेकिन उससे पहले ही उसे डांट सुनने को मिली कि अगर वो मर गया तो लिसिया बहुत दुखी होगी। फिर दोनों ने गेल्स की ओर देखा। हालांकि वो बुरी तरह जख्मी था, मगर धमाके के बाद भी वो खड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए सौमा की ओर बढ़ा, ये बड़बड़ाते हुए कि उसे सौमा का सर चाहिए। वो ये कहते हुए आगे बढ़ रहा था कि अमिडोनिया के लोगों के प्राउड के लिए उसे लड़ना ही है। राजा की सुरक्षा के लिए सौमा के आर्चर्स ने तीरों की बारिश करके उसे पूरी तरह से गिरा दिया। गिरने से पहले उसने अपनी तलवार फेंकी, जो सीधा सौमा के सामने गिरी, और उसके सैनिक भी राजा की हार देखते ही सरेंडर कर बैठे। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर जोरो दर्द से रो पड़ी, और सौमा ने अब पूरे डची ऑफ एमिडोनिया पर कब्जा कर लिया। अब सौमा और बाकी सभी भी एमिडोनिया के किले में थे। लिसिया ने माना कि यहाँ का हॉल बेहद ही शानदार सजाया गया था। शायद उनके देश से भी ज्यादा पैसे सजावट पर खर्च हुए थे। लिसिया ने सौमा से पूछा कि क्या उसने एमिडोनिया पर कब्जा करने का इरादा पहले से बना रखा था। सौमा का चेहरा जम गया और उसने तुरंत समझाया कि बॉर्डर एरिया में मॉन्स्टर्स के आने के समय से ही उसे शक था कि वो सैनिकों को क्यों बॉर्डर के जंगल में भेज रहे थे। और वो सैनिक नहीं थे, वो फायर मॉन्स्टर्स थे। सौभाग्य से सौमा के पपेट ने उस छोटी लड़की को रेस्क्यू कर लिया जो जंगल में स्काउटिंग कर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सौमा ने बताया कि फ्लेम हीरोज की एक चाल थी ताकि गांव के लोग खाली हो जाए। लुरविन ने सूचना दी कि जूलियस सीधे वेस्ट की तरफ ग्रैंड एम्पायर से मदद लेने गया है और अमिडोनिया का एलाई होने के नाते एम्पायर जरूर सेना भेजेगा। सौमा ने कहा कि इस नए देश में अधिकारी बिल्कुल नहीं है, यह मुश्किल है, इसलिए कुछ ऑफिशियल यहाँ भेजे जाए। एमिडोनिया के लोग एल्फ्रेडन से कब्जे के बाद बहुत नाराज थे। पोंचो ने ट्रेजरी की हालत बताई। ना राज्य का बजट था, ना ही खाना, मगर हथियारों से वेयर हाउस भरे पड़े थे। सौमा ने ऑर्डर दिया कि हथियार बेचकर पैसे लाए जाए और खाना बांटा जाए जब तक किला स्थिर न हो जाए। पोंचो ने पसीना पोंछते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहा तो तुरंत ट्रांसपोर्ट करेगा। सैनिक अनुशासन से इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एमिडोनिया पर पूरा कंट्रोल कायम कर लिया। सौमा ने कहा कि अभी वो सिर्फ सुनकर लड़ सकते हैं, अगर एम्पायर ने दखल दिया तो मुश्किल होगी। लिसिया एम्पायर का नाम सुनकर घबरा गई, तो सौमा ने समझाया कि उसे पूरा यकीन है कि वो दखल देंगे, लेकिन पक्का नहीं है। अमिडोनिया ने ह्यूमन डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे, जिसमें फोर्सफुली बॉर्डर्स बदलने की मनाही थी और नियम तोड़ने वालों को भी वो सजा देते हैं। लेकिन सौमा ने बताया कि इस डिक्लेरेशन में एक लूप होल है, इसीलिए उसने हिस्सा ही नहीं लिया। उसने कहा कि एम्पायर के आने से पहले पोस्ट वॉर मैटर निपटा लिए जाएं। वहीं लुरविन और उसकी सेना जहां भी जाती लोग रास्ता छोड़ देते। यूना नेवी यूनिफॉर्म में अमिडोनिया की कैपिटल में सौमा से मिलने आई। उसे और सौमा को इतना करीब देखकर लिसिया के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। लिसिया का मुंह बनता देख एशिया तुरंत उसके पास आई। सौमा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन तुरंत ही बात बदल दिया। ज्यादा बात करना मुसीबत ला सकता था। उसने कहा कि उसने यूना को यहाँ पर एक प्लान लागू करने के लिए बुलाया है। लिसिया ये सुनकर हैरान हो गई। इसके बाद सौमा और एशिया ने इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस से पूरे अमिडोनिया के लिए एक म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया। उसने यूना और अमिडोनिया के दूसरे गायकों को मंच पर बुलाया, जिससे लोग बेहद ही एक्साइटेड हो गए। पहली बार उन्हें अपने देश में खुलकर संगीत देखने का मौका मिला था। अमिडोनिया एक सैन्य राज्य था जहां लोगों की सारी गतिविधियों पर कंट्रोल रखा जाता था, लेकिन सौमा ने सबको अपनी मर्जी करने की आजादी दी। वहीं ग्रैंड एम्पायर आइलैंड की सबसे बड़ी सेना शक्ति वाला देश था, जिसकी लीडर एक युवा महारानी मारिया थी। उसे अमिडोनिया की कब्जे की खबर मिली और पता चला कि युद्ध गेल्स ने शुरू की थी, तो मारिया ने अपनी छोटी बहन जेन को शांति वार्ता के लिए अमिडोनिया भेजा। वहीं सौमा की नई नीतियों की वजह से अमिडोनिया के लोग काफी खुशहाल और समृद्ध हुए, और जोरा को विश्वास था कि जूलियस कभी अमिडोनिया वापस नहीं ले पाएगा। सौमा ने पोंचो के गरीबों में खाना बांटने का ऑर्डर दिया। सौमा ने यूना और टोमो को भेस बदलकर शहर का हाल भी देखने भेजा। सौमा ने टोमो को नए जूते खरीदे, जिससे वो खुशी से लगभग रो ही पड़ी, और यूना को उसने एक हेयर पिन दी उसकी समर्थन के लिए। फिर वो पेड़ के नीचे बैठकर शांति का आनंद लेने लगे। तभी जेन वहां पर आ गई सौमा से बात करने के लिए। सौमा ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वो एम्पायर से एमिडोनिया रिक्लेम करने आई है। जेन सौमा की नीतियों और इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस से लोगों को समाचार दिखाने के तरीके से काफी प्रभावित हुई, लेकिन उसने फिर भी अमिडोनिया जूलियस को वापस देने के लिए बातचीत का ऑफर रखा और वहां से चली गई। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।